वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जो मूवी बताने वाले हैं उसका इंट्रो नहीं है, क्योंकि वरना आपका मजा खराब हो जाएगा। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इस मूवी में 3 कहानियां हैं जो लास्ट में जाकर कनेक्ट होती हैं, और हर कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ हमें कुछ सिखाती भी है। तो ये कहानियां कुछ इस तरह से है। पहली मोनीहारा, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। दूसरी कहानी है तारानाथ तांत्रिक, जिसको विभूति भूषण बनर्जी ने लिखा। और आखिरी कहानी है शिखर, जिसको मनोज सेन ने लिखा। तो मूवी में इन कहानियों का ऑर्डर भी यही रहेगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत विभूति भूषण के घर से होती है, जिसके गेट के बाहर तांत्रिक लिखा हुआ है। विभूति भूषण से मिलने के लिए यहाँ 2 लोग आते हैं, जिनके नाम है शशिधर और नीलकंठ। विभूति भूषण इन दोनों से कहता है कि लंबी रातों में अगर कहानियां सुनाई जाए तो मजा ही अलग हो जाता है। अब दोस्तों, ये जो विभूति भूषण है, इसको भूषण ही बोलता हूँ यार, लंबा लंबा नाम लेने में दिक्कत हो रही है। तो वो कहता है कि रात को कहानी सुनाई जाए तो मजा आता है। वो नीलकंठ से कहता है कि पहली कहानी तुम सुनाओगे। तो नीलकंठ इस पर दोनों से पूछता है कि तुम दोनों में से कोई शादीशुदा है क्या। तो इस पर शशिधर और भूषण दोनों ही हंसने लग जाते हैं। अब नीलकंठ ने ऐसा इसीलिए पूछा होता है क्योंकि वो जो कहानी सुनाने वाला है वो एक ऐसे आदमी की है जो कि शादीशुदा है। अब नीलकंठ बताना शुरू करता है कि ये कहानी मुझे एक स्कूल टीचर ने तब सुनाई थी जब मेरा ट्रांसफर कोलकाता के पास के गांव में हुआ था। ये कहानी पानी भूषण और उसकी पत्नी मोनी की है। अरे यार, अब यहाँ पे भूषण भूषण नाम 2 बार आ गए। ठीक है दोस्तों, विभूति भूषण को विभूति भूषण ही बोलेंगे और पानी भूषण को पानी भूषण। सॉरी फॉर कंफ्यूजन। अब आगे नीलकंठ बताता है कि एक लोहे के बड़े व्यापारी दुर्गा प्रसाद की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने ही भतीजे पानी भूषण को अपना बेटा समझकर पाला पोसा। पानी भूषण के माता पिता की बात करूं तो मौत उनकी बचपन में हो गई थी। उन्होंने पानी भूषण को पढ़ने के लिए विदेश भेजा, जहाँ से जब वो पढ़कर लौटा तो उसने अपनी पसंद की एक लड़की मोनी से शादी की, और साथ ही उसने खानदानी बिजनेस को छोड़कर अपना खुद का नया बिजनेस शुरू किया। अब इस शादी से पानी भूषण के घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं होते, लेकिन पानी भूषण का कहना होता है कि उसने मोनी से इसलिए शादी की क्योंकि वो उससे प्यार करता है, और रही बात बिजनेस की तो वो अपनी एक पहचान बनाना चाहता है अलग से। आज पानी भूषण अपनी छोटी माँ का आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी मोनी के साथ अपनी दूसरी पुश्तैनी हवेली जा रहा है, जो कि पानी भूषण के अपने माता पिता की है। मोनी यहाँ इस हवेली में पानी भूषण के चाचा चाची के साथ नहीं रहना चाहती दोस्तों, इसलिए उसकी खुशी के लिए पानी भूषण वहाँ जा रहा है दूसरी हवेली में। और वो जाते वक्त मोनी से सवाल भी करता है कि तुम खुश तो हो ना। तो मोनी हाँ में जवाब देती है, जिसके कुछ देर के बाद पानी भूषण मोनी को लेकर अपनी पुश्तैनी हवेली पहुँच जाता है, जिसको देखकर मोनी बड़ी खुश होती है। अब इस जगह की देख रेख एक पुराने मुंशी पानी भूषण के पिता के वक्त से यहाँ पे करते हुए आ रहे हैं। ये हवेली पानी भूषण की माँ को भी काफी पसंद थी दोस्तों। वो अपना आखिरी समय यहीं पे बिताना चाहती थी, पर ऐसा हो नहीं पाया। खैर, मोनी यहाँ पे आते ही अपने लिए एक कमरा चुन लेती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से पास ही की नदी दिखती है। यहाँ इस कमरे में पानी भूषण मोनी को एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये जो दिख रही है ना, ये मेरी माँ है। इस पेंटिंग को लखनऊ के एक कलाकार ने बनाया था। उसने सिर्फ एक झलक माँ को देखा और अगले 2 महीने में उसने माँ की ये सुंदर सी पेंटिंग बना दी। मोनी उस पेंटिंग को देखती है और हमें पता चलता है कि मोनी की इन सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उसकी तो असली दिलचस्पी उन गहनों में है जो पेंटिंग में पानी भूषण की माँ ने पहने हुए हैं। मोनी दोस्तों इस पेंटिंग को देखने के बाद पानी भूषण से कहती है, इस पेंटिंग को कमरे के बाहर कर दो। और ऐसा मोनी ने इसीलिए कहा क्योंकि वो अब खुद इस घर की नई मालकिन मानने लगी है खुद को। पानी भूषण भी उसकी बात मानकर पेंटिंग को बाहर लगवा देता है। इसके बाद हम पानी भूषण को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर उसके साथ मधुसूदन होता है। मधु असल में मोनी का कजन है दोस्तों, यानी एक तरह से पानी भूषण का साला। पानी भूषण का मैनेजर अब थोड़ा बुजुर्ग हो रहा है, तो वो मधुसूदन को उनके साथ काम पे लगा देता है। असल में पानी भूषण अपने काम से वक्त निकालकर मोनी के साथ रहना चाहता है, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी मधुसूदन को दे दी है। अब पानी भूषण को एक पार्सल रिसीव होता है, जिसे वो ले जाकर मोनी को दे देता है। लेकिन मोनी जब उस पार्सल को खोलती है तो उसमें साड़ी और गहने वगैरह होते हैं। गहनों को देखकर तो मोनी के चेहरे पे अलग ही खुशी आ जाती है। अब वैसे तो हर औरत के मुंह पे आ जाती है गहनों को देखकर, लेकिन मोनी की बात ही अलग है दोस्तों। वो गहनों के लिए जैसे पागल है। यहाँ वो गहनों को देख खुश तो होती है, लेकिन वो इसके लिए पानी भूषण को थैंक यू तक नहीं बोलती। यहाँ तक कि जब पानी भूषण उसे छूता है तो वो उसका हाथ झटक कर अंदर चले जाती है। पानी भूषण को बड़ा गुस्सा भी आता है और वो अपना गुस्सा घर के नौकर पे निकाल देता है, जिसके बाद उसे इस बात का बुरा भी लगता है यार। अब दोस्तों, नीलकंठ की इस कहानी को बीच में ही रोककर शशिधर कहता है कि मैं शादीशुदा तो नहीं हूँ, लेकिन औरतों के बारे में मुझे इतना तो पता है कि उन्हें पानी भूषण जैसे आदमी नहीं पसंद आते, फिर चाहे वो उनके कहने पर उनके लिए चांद तारे ही क्यों ना तोड़ कर लेकर आ जाएं। औरतों को ऐसे मर्द पसंद आते हैं जो कि राजा बनने की क्वालिटी रखते हो, क्योंकि बात मानने वाला चपड़ासी किसी औरत को पसंद नहीं होता। जो मर्द ऑर्डर लेता नहीं देता है, वही मर्द औरत को पसंद आता है। अब उसकी इस बात पे नीलकंठ कहता है कि किसी औरत को सच्चे दिल से प्यार करना, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना, क्या ये सब गलत है? मतलब यहाँ पे दोनों एक तरह से बहस करने लग जाते हैं इस बात पर। तो विभूति भूषण उनको टोकते हुए कहता है कि अरे चुप हो जाओ यार, कहानी पे ध्यान दो। नीलकंठ तुम अपनी कहानी आगे बताओ। तो नीलकंठ आगे बताता है कि उसी रात पानी भूषण देखता है मोनी उसकी लाई हुई
नई साड़ी और सारे गहने पहनकर उसके सामने आती है। वो पानी भूषण को इशारे से अपने पास बुलाती है तो पानी भूषण भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब यहाँ पे मोनी पानी भूषण की माँ की तस्वीर को बड़े गौर से देखते हुए कहती है कि अभी मैं इनसे थोड़ा कम हूँ, क्योंकि इनके गले में जो हार है बिल्कुल ऐसा ही मुझे चाहिए। तो पानी भूषण थोड़ा शॉक होता है पहले, लेकिन फिर कह देता है कि मोनी, मैं ये हार तुम्हें ला दूंगा, तुम्हें ऊपर से नीचे तक गहनों से ताल दूंगा, पर बस तुम ठीक हो जाओ। अब मोनी ये सुनते एकदम गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझे पागल समझते हो क्या? अरे मुझे गहने अच्छे लगते हैं तो मैं क्या करूं? इसीलिए मैं तुम्हारे चाचा चाची के घर में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो मुझे पागल समझते हैं। मैं हमेशा यहीं पे रहूंगी और मुझे ये हार चाहिए कैसे भी करके। दोस्तों यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि मोनी के साथ कुछ तो दिक्कत है और जरूर कुछ ना कुछ है उसका। मतलब गहनों को लेकर इतना खतरनाक ऑब्सेशन है कि क्या बोले। खैर समय करवट लेता है और अब पानी भूषण के बुरे दिन आ जाते हैं। असल में उसको अपने बिजनेस पार्टनर के चलते बिजनेस में काफी लॉस होता है, तो अब बिजनेस को चलाते रहने के लिए पानी भूषण को पैसों की जरूरत होती है। तो वो आज जल्दी घर आ जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी मोनी से कुछ बात करने की सोचता है। लेकिन मोनी को तो अपने हार का इंतजार होता है कि हार कब आएगा, और वो पानी भूषण की फाइल्स को गहने का बॉक्स समझकर उस पर झपट पड़ती है। तो पानी भूषण उससे कहता है कि ये मेरे फाइल्स हैं। तो मोनी फिर से उदास हो जाती है। पानी भूषण कहता है कि मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ है, तो अगर तुम मुझे अपने गहने दे सको तो काफी मदद होगी। बाकी जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं इन गहनों को छुड़वा कर तुम्हें वापस ला दूंगा। इनको गिरवी रखकर बिजनेस को बचाया जा सकता है। प्लीज सोचो, अगर ऐसा होता है तो मुझे किसी से उधार भी नहीं मांगना पड़ेगा। अब ये सुनते ही मोनी जैसे पागल सी हो जाती है। वो अपने कमरे को अंदर से बंद करके अपने गहनों से लिपट जाती है और कहती है कि मैं अपने गहने नहीं दूंगी किसी को भी। उसे मतलब दोस्तों अपने पति के बिजनेस लॉस की बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई। उसको तो ये डर होता है कि पानी भूषण मेरे गहने ले लेगा तो पता नहीं फिर क्या होगा। इसलिए वो पानी भूषण के गहने पे सीधा दरवाजा बंद कर देती है, खोलती नहीं। यहाँ पर पानी भूषण कहता है कि मुझे पता था तुम शायद ऐसा ही कुछ करोगी, इसलिए मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। बाकी मैं अभी कोलकाता जा रहा हूँ पैसों का इंतजाम करने के लिए, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। इतना कहकर वो निकल जाता है और उसको जाते हुए मोनी छिप कर देख रही होती है ऊपर से। अगले दिन दोस्तों मोनी मधुसूदन को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम मेरे पिता के घर छोड़ दो। तो इस पर मधुसूदन कहता है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया? मुझे पानी भूषण ने इतनी बढ़िया जॉब दी है, मैं वापस उस झोपड़पट्टी में नहीं जाने वाला। अरे मुझे नहीं जीनी वो जिंदगी फिर से। तो मोनी इस पर कहती है कि तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा, मैं बस पानी भूषण से अपने गहने बचाने की कोशिश कर रही हूँ। लगता है वो मेरे गहने चुरा लेगा, उसे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वो कोलकाता गया है। अब यहाँ मधुसूदन मोनी की बात काटते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है अगर वो पैसे को इंतजाम नहीं कर पाया तो वापस आने के बाद तुम्हारे गहने ले लेगा? पागल हो गई हो क्या? और यहाँ पे मधुसूदन भी दोस्तों मोनी के गहनों के प्रति पागलपन को समझ जाता है और अब वो इस मौके का फायदा उठाने की सोचता है। इसलिए मोनी से सवाल करता है कि इस मुंशी और नौकर का क्या करोगी? तो मोनी बोलती है कल शनिवार है, मुंशी आएगा नहीं, और रही बात नौकर की तो मैं पैसे देकर उसको पास के गांव में नाटक देखने के लिए भेज दूंगी। मधुसूदन कहता है कि ठीक है, कल तैयार रहना, बोट लेकर आ जाऊंगा, हम नदी के रास्ते निकल जाएंगे। अगले दिन मोनी सारे गहने खुद पहन लेती है और खुद को एक शॉल से ढककर आ जाती बाहर, जहाँ उसे मिलता है मधुसूदन। मधुसूदन उससे पूछता है कि तुम्हारे गहने कहाँ हैं? तो वो अपनी शॉल हटाकर दिखाती है, सारे गहने खुद उसने पहने होते हैं। दोनों अंधेरे में गायब हो जाते हैं बोट पर दोस्तों। इसके बाद जब पानी भूषण घर आता है तो उसे मोनी का छोड़ा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं मधुसूदन के साथ अपने पिता के घर जा रही हूँ बस। तो पानी भूषण पता करवाता है तो पता चलता है कि मोनी अपने पिता के घर पहुंची ही नहीं और मधुसूदन नाम का कोई आदमी है ही नहीं। मतलब कि उसने अपना नाम गलत बताया था। किसने? मधुसूदन ने। वो शायद मोनी का कोई रहा होगा पुराना दोस्त। जाहिर है दोस्तों मोनी का इंटरेस्ट अपने पति में नहीं था, तो हो सकता है कि शायद मधुसूदन उसका कजन ना हो बल्कि कुछ और हो सकता है, हमें क्लियर नहीं दिखाया जाता। और अपनी पत्नी के इस तरह चले जाने के गम में पानी भूषण डूब जाता है और दिन रात बस शराब ही शराब पीता है। उसने मोनी के लिए हर वो चीज मंगवाई जिसकी मोनी ने डिमांड की थी। बेचारा अब दुखी हो जाता है। अब एक रात की बात है, वो देखता है कि मोनी वापस आ गई है। उसे कुछ आवाज आती है और वो जब उठकर मोनी को ढूंढने लगता है तो देखता है कि जो उसकी माँ की तस्वीर है उसका चेहरा मोनी के चेहरे में बदल गया है दोस्तों। मिरेकल। इसी बीच पानी भूषण के सर पर एक झूमर गिरता है, इसी के साथ उसकी आंख खुल जाती है। मतलब ये सपना था। अगली रात वो फिर से मोनी को अपने सपने में देखकर डर जाता है, लेकिन फिर तीसरी रात सच में मोनी वैसे ही शॉल ओढ़कर हवेली में आ जाती है। पानी भूषण को लगता है कि उसकी पत्नी वापस आ गई, तो वो मोनी को उसका हार दिखाते हुए कहता है कि देखो मैंने ये तुम्हारे लिए बनवा दिया है। लेकिन मोनी कुछ बोलती नहीं, उसने अपना चेहरा ढका होता है। वो पानी भूषण को इशारे से अपने पीछे आने के लिए कहती है, तो वो भी ऐसा करता है और उसके पीछे चल देता है। फिर वो पानी भूषण को नदी के अंदर ले जाती है और फाइनली जब वो अपनी शॉल हटाती है तो पानी भूषण जो देखता है ना डर जाता है। उसकी मोनी अब कंकाल बन चुकी थी, लेकिन साथ ही उसने अपने सारे गहने पहने हुए हैं और यहाँ पर पानी भूषण की भी मौत इस नदी में डूबकर हो जाती है। अब दोस्तों असल में यहाँ हम साफ समझ पाते हैं कि जिसे पानी भूषण ने देखा वो उसकी पत्नी मोनी की आत्मा थी। पानी भूषण ने उसको गहने पहने हुए देखा
क्योंकि वो उसको इसी रूप में देखता आ रहा था। बाकी मोनी की मौत साफ है, मधुसूदन के लालच की वजह से हुई। उसने बीच नदी में मोनी को मारकर उसके सारे गहने लूट लिए और फिर उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। इसीलिए मोनी की आत्मा उसी नदी में भटक रही है जिसने अभी फिलहाल अपने पति की जान ले ली। साथ ही पानी भूषण की जो जान है दोस्तों, वो उसकी अट्रैक्शन ने ली। मतलब जिस तरह उसकी पत्नी को अपने गहने प्यारे थे तो उनकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हुई, उसी तरह पानी भूषण को अपनी पत्नी से मोह था तो उस वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। यहाँ पर होती है नीलकंठ की कहानी खत्म। जिसके बाद शशिधर कहता है कि मैं अपनी कहानी सबसे आखिरी में सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं उसकी कहानी सुनना चाहता हूँ जिसने बिना किसी जान पहचान के हमें यहाँ पे बुलाया और हमसे कहानी सुन रहा है, ये विभूति भूषण। तो इस पर विभूति भूषण कहता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं अनजान लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, पसंद करता हूँ। बाकी मेरी कहानी कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरी तरह मिलता जुलता मेरा एक दोस्त था तारानाथ, ये उसकी कहानी है। उसी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। ये जो तारानाथ है ये बचपन से ही तंत्र विद्या करता था, सीखता था, उसका इन सब में काफी इंटरेस्ट था। कहते हैं जब तारानाथ ने जन्म लिया उस दिन आसमान में उल्कापिंड की बारिश हुई, तभी से उसका भाग्य तय हो गया था। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों और हम एक अजीब शमशान जैसी जगह को देखते हैं जहाँ रात के अंधेरे में एक पेड़ पर एक चुड़ैल या आत्मा को हम देख पाते हैं। पर तभी तारानाथ की आंख खुल जाती है, ये उसका सपना होता है। लेकिन इस सपने का कुछ तो मतलब है, क्योंकि तारानाथ के सपने सच होते हैं, ये उसकी बात है। वो सपने में एक तरह से भविष्य की घटनाएं देख सकता है। तो बस वो अपने सपने में दिखने वाले दृश्य को और उसके पीछे के रहस्य को जानने के लिए निकल जाता है घर से। फिर वो 7 दिनों के बाद एक गांव में पहुंच जाता है जहां उसको एक पागल औरत के बारे में चलता है पता, जिसके बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि वो तांत्रिक है तो कोई कहता है वो मरे हुए लोगों के शव को खाती है। किसी का कहना होता है कि वो 500 सालों से जिंदा है तो किसी का मानना है वो डाकिनी है। डाकिनी एक ऐसी शक्ति है दोस्तों, भूत, चुड़ैल और पिशाच वगैरह से भी शक्तिशाली और खतरनाक होती है। लेकिन तारानाथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ खाने की चीजें लेकर शमशान में उस पागल औरत से मिलने जाता है, जहाँ वो उस पागल औरत से कहता है कि मुझे आपका शिष्य बनकर तंत्र साधना सीखनी है माँ, मैं अपने स्वप्न में भविष्य की घटनाएं देख सकता हूँ। तो उसकी ये बातें सुनकर वो पागल लेडी तारानाथ का खाना फेंककर उसको डंडे से मारकर भगा देती है। अगले दिन तारानाथ फिर से कोशिश करता है तो वो फिर से तारानाथ को जाने के लिए कह देती है। तो तारानाथ उसको पागल कहकर वहां से चला जाता है। वो फैसला करता है कि वो अब अपने गांव वापस लौट जाएगा पर कभी इसके पास नहीं आएगा। लेकिन वो अगली सुबह जाने का फैसला करता है। सोचता है कोई फायदा नहीं है यहाँ पे रुकने का। लेकिन रात में जब वो सोता है तो उसे उसी पागल लेडी का सपना आता है जो कि तारानाथ से कहती है कि बेटा तो बुरा मान गया, मैं अपने बच्चे से क्या थोड़ा सख्ती से पेश नहीं आ सकती? तू एक काम कर, कल मेरे पास आना, मैं तुझे वो सब सिखा दूंगी जो तू चाहता है। अब इस सपने को देखने के बाद तारानाथ वापस उसी औरत के पास जाता है और उसे अपने सपने के बारे में बताता है। वो लेडी कहती है कि मैं तेरे सपने में कैसे आ सकती हूँ? तूने तो अभी तक जीवन का सुख भी नहीं भोगा। तंत्र साधना में वही सफल होता है जिसकी आत्मा सारे सुख ले चुकी हो, नहीं तो रूह का काम होता है सुख की लालसा में भटकना। इसलिए तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकती। अब यहाँ इतना तो साफ है कि ये पागल महिला एक तांत्रिक या कुछ और ही है दोस्तों। खैर फिर यहाँ से उस रात तारानाथ को सपने में तंत्रिका दिखाई देती है और वो सुबह जब उठता है तो ये फैसला करता है कि वो इस तंत्रिका के बारे में जानकर रहेगा। तो जब तंत्रिका उसे वापस देखती है तो वो कहती है कि तू फिर आ गया, चल मैं तुझे तंत्र साधना सिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक मृत शरीर की जरूरत होगी। तुम एक काम करो, मुझे मार डालो। अब इस पर तारानाथ कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं कोई खूनी नहीं हूँ। तंत्रिका बोलती है कि ये नहीं कर सकते तो तुम कम से कम अपनी आत्मा को सुख देने के लिए संभोग कर सकते हो ना, मेरे साथ संभोग करो। अब उस तांत्रिका को तारानाथ माँ बोलता है तो वो उसके साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था। इस चीज से भी जब वो मना कर देता है ना तो तांत्रिका उसे कहती है कि तू वापस जा यार, तेरे अंदर वो बात नहीं है, तू ये साधना नहीं कर पाएगा। तो जब तारानाथ जाने ही लग जाता है तभी उसे पेड़ पर एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है जिसे उसने कहानी की शुरुआत में अपने सपने में देखा था। अब उसको देखकर सच में यार बुरी तरह वो डर जाता है। इस पॉइंट पर तांत्रिका उसको कहती है एक काम कर दो, 2 दिन के बाद अमावस्या है, उस दिन तो मेरे पास आना, मैं तुझे साधना करना सिखा दूंगी, लेकिन याद रखना इसमें तेरी जान भी जा सकती है। तारानाथ उसकी बात मानकर ठीक 2 दिन के बाद उसके पास पहुंच जाता है, जहां पर वो बताती है कि तुम एक सफेद कपड़ा, कुछ चावल और शराब लेकर शमशान आ जाना, साथ ही तुम उस लाश को भी उठाकर लेकर आ जाना जो कि पानी में तैर रही है, कोई भी चलेगी। तारानाथ ऐसे ही करता है, वो उस लाश को पानी में से उठाकर लेकर आ जाता है और जब वो तांत्रिका के पास आकर उस लाश की शक्ल दिखाता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसने इस औरत को अपने सपने में पेड़ से लटकते हुए देखा था, जिसके बाद वो उसे फिर एक बार देखी थी। ये सुनकर तांत्रिका कहती है कि मैं ये सब नहीं जानती, बस तुम जल्दी से ये सफेद कपड़ा पहनकर नदी में 3 बार डुबकी मारते हुए स्नान करके वापस आ जाओ। तो जब तारानाथ स्नान करने जाता है तो तांत्रिका उस लाश को घसीटकर
पेड़ के नीचे ले आती है। तब तक तारानाथ भी वापस आ चुका होता है, जिससे वो कहती है कि इस साधना को तुम्हें इस लाश के ऊपर बैठकर करना होगा। इसे शव साधना बोला जाता है। इतना कहकर वो तारानाथ को एक मंत्र देती है जो कि महाडमरी देवी को प्रसन्न करने का होता है। साथ ही तांत्रिका तारानाथ से बताती है, इस साधना के दौरान तुम्हें कई अलग अलग शक्तियां परेशान करने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे, अपनी साधना जारी रखोगे। याद रखना, अगर उन काली शक्तियों ने तुम्हारी साधना भंग की तो तुम्हारी मौत निश्चिंत है। तारानाथ दोस्तों अब इस साधना को करना शुरू करता है शव पर बैठकर, जिस दौरान कुछ देर साधना करने के बाद वहाँ पर एक देवी प्रकट होती है जो कि तारानाथ से अपना नाम सरोशी देवी बताती है, जो कि तंत्र साधना की सबसे बड़ी देवी है। अब तारानाथ सोच में पड़ जाता है कि मैं तो महाडिमरी की साधना कर रहा हूँ, तो ये सोरोशी देवी कैसे प्रकट हो गई? यही सवाल वो सोरोशी देवी से पूछता है, तो सोरोशी उससे कहती है कि तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर मैं आई हूँ। तू अभी इस लायक नहीं है कि महाडमरी देवी के रूप को देख पाए, तेरी आत्मा कांप उठ जाएगी। अब तारानाथ को सोरोशी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, तो अचानक से वो शव यानी वो लाश उठ जाती है जिस पर वो बैठ रखा था, और ठीक इसी वक्त सोरोशी उसे अपना उग्र रूप दिखाती है। तारानाथ की तो दोस्तों हालत खराब हो जाती है। वो भागने की कोशिश में एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ता है, और जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने उसी तांत्रिका को देखता है जिसने तारानाथ को सब कुछ बता दिया होता है कि तुम्हारे साथ ये हुआ। तो वो कहती है कि देखो, तुम्हारी साधना में इतना बल नहीं है कि तुम सोरोशी, महाडमरी और त्रिपुरा जैसी महान भैरवी देवी शक्तियों के दर्शन कर सको। वो असल में एक डाकिनी थी जिसने तुम्हारे साथ छल किया और तुम्हें उसने महाडमरी की बस एक झलक दिखाई। वो सोरोशी नहीं थी। अब तुम्हारी साधना भंग हो गई है। मैंने कहा था ना कि तुम अभी तैयार नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम शमशान में साधना कर रहे हो? तंत्रिका के इतना कहते ही हम अगले ही पल तारानाथ को दिन के समय में तंत्रिका के सामने देखते हैं। ये सब जो साधना वगैरह तारानाथ अभी तक कर रहा था या जो भी उसके साथ हुआ, वो सब उसका भ्रम था जो उसको तंत्रिका ने दिखाया था। यानी कि तंत्रिका भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है दोस्तों, बल्कि उसके पास भी अलौकिक शक्तियां हैं। वो तारानाथ से कहती है कि इस साधना में सफल होने के लिए कई जन्मों तक अभ्यास करना पड़ता है, तब तुम्हें इन देवियों के दर्शन होंगे। मैं खुद पिछले 2 जन्मों से लगी हुई हूँ, लेकिन मैं तारानाथ तुमसे खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करती हूँ, तुम्हें एक शक्ति देती हूँ जिससे तुम इस जन्म में तो नहीं लेकिन अगले जन्म में ये इस्तेमाल कर पाओगे ये शक्ति। बाकी इस जन्म में भी तुम तंत्र विद्या में एक अच्छा मुकाम हासिल करोगे। पर अब आज के बाद यहाँ मेरे पास ना आना, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगी नहीं। अब तारानाथ ने कभी उस तंत्रिका को ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जो भी जानता है दोस्तों, वो तांत्रिका इंसान तो नहीं थी, तो उसे भी पता है कि वो मुझे मिलेगी नहीं कहीं। इस तरह यहाँ पे ये तारानाथ की कहानी खत्म होती है। इसको सुनाने के बाद विभूति भूषण कहता है कि मेरा भी सारा जीवन इस तंत्र मंत्र में निकल गया है, फिर लालच में पड़ने की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। अब यहाँ पर इंसान के लालच और लोभ के बारे में बातें होती है, जिसके बाद शशिधर एक सिगरेट जलाने के बाद कहता है कि अगली कहानी का समय आ चुका है। वो बोलना शुरू करता है कि इंडिया चाइना के युद्ध के दौरान कई स्मगलर्स उभरे थे। उनमें से एक थे बड़े बाबू, सभी उन्हें इसी नाम से जानते थे। बड़े बाबू के 2 खास आदमी थे जो उनके लिए सारे काम किया करते थे, मतलब उनके स्मगलिंग वगैरह, गैर कानूनी काम, सब कुछ। इन दोनों के नाम होते हैं रघुवीर और परमेंदु। रघुवीर तो काफी ताकतवर होता है, तो परमेंदु बड़े बाबू की तरह थोड़ा दिमाग में तेज होता। जहाँ पे भी कुछ दिमाग के काम की जरूरत होती, बड़े बाबू वहाँ पे परमेंदु को याद करते। अब बड़े बाबू ने आज परमेंदु को याद किया होता है क्योंकि रघुवीर की हो चुकी है मौत। उसे बड़े बाबू ने एक मेंशन में कुछ चोरी करने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसकी मौत हो गई और उसकी लाश उस मेंशन से 200 मीटर की दूरी पर मिली। उसके कंधे और बैक की सारी हड्डियां टूटी हुई थी, जो कि काफी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि रघुवीर को इस तरह मारना मुश्किल था। वो काफी ताकतवर था। इस मेंशन में सिर्फ 2 फ्लोर्स हैं दोस्तों। रघुवीर की एक हिस्ट्री भी थी कि एक बार वो 4थे फ्लोर से कूदा था, तब भी नहीं मरा, जबकि यहाँ तो सिर्फ 2 ही थे। उस मेंशन में गार्ड और 2 नौकर के अलावा कोई नहीं होता। गार्ड भी थोड़ा बुजुर्ग है। खैर, रघुवीर को खोने के बाद बड़े बाबू चाहते हैं दोस्तों कि उसके इस अधूरे काम को परमेंदु पूरा करे, वो भी अपने दिमाग लगा के। असल में इस मेंशन में एक मंदिर है कृष्णा जी का, जिसमें हर गुरुवार को ही बाहर के लोगों की एंट्री मिलती है। इस मंदिर की मूर्ति नकली है, बाकी असली मूर्ति इस घर की मालकिन के बेडरूम में मौजूद है। उसे वो एक संदूक में बंद रखती है। उस मूर्ति में दोस्तों ऐसी रूबी लगी है जिसकी कीमत मार्केट में 60 लाख है। तो इसी मूर्ति को चुराने के लिए रघुवीर गया था, पर उसकी मौत हो गई। लेकिन ये काम परमेंदु सिर्फ एक तरह से कर सकता है, मतलब किसी भी तरह से इस घर की मालकिन को अपने प्यार के जाल में फंसा के, जिसमें परमेंदु माहिर भी है। बाकी इस घर का एक केयरटेकर है दया शंकर, वो भी काफी शातिर और चालाक है। उसकी नजरों से बचकर परमेंदु को इस काम को अंजाम देना होगा, कि अब थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है। तो बड़े बाबू बताते हैं कि जिस महिला को तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना है उसका नाम तिलोत्मा है। तिलोत्मा की उम्र 28 साल है। जब वो 16 साल की थी तब उसकी शादी हुई। 23 साल में उसने अपनी इकलौती बच्ची शिखा को खो दिया। बाकी उसके 2 साल के बाद उसके पति की भी मौत हो गई थी। तभी से तिलोत्मा विधवा है और दिन भर
भर पूजा पाठ वगैरह में मग्न रहती है, लेकिन उसकी जो संदूक की चाबी है वो हमेशा उसके पल्लू में बंधी रहती है। साथ ही उस घर में अलार्म लगा हुआ है, तो तुम्हें इस काम को काफी सावधानी से अंजाम देना होगा। परमेंदु कहता है कि नारी तो बस पूजा पाठ वगैरह करके अपने मन को बहलाती है, बाकी दुनिया में कोई ऐसी स्त्री नहीं जिसे पिघलाया ना जा सके। फिर क्या था, कुछ दिन के बाद हम परमेंदु को एक भिखारी के भेष में उस मंदिर में देखते हैं जो कि मेंशन में है। दोस्तों, यहाँ पर परमेंदु रोज जाता है, इस तरह भजन वगैरह सुनते हुए सो जाता है। और जब एक दिन दयाशंकर परमेंदु से सवाल करता है कि तुम यहाँ पे रोज क्यों आते हो मंदिर में, तो परमेंदु जवाब देता है कि मैं शांति की खोज में यहाँ पे आता हूँ और मुझे यहाँ पे शांति मिलती है। इतना कहने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब डॉक्टर उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि परमेंदु ने 4 दिनों से कुछ खाया नहीं, तो दयाशंकर उसको खाने के लिए देता है खाना, जिसको खाते खाते परमेंदु फूट फूट कर रोता है। मतलब वो ऐसे दिखाता है जैसे उसे बहुत बड़ा दुख है। परमेंदु यहाँ पे खाना खाने के बाद दयाशंकर से कहता है कि जो पंडित रोज मंत्र वगैरह बोलते हैं उनका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही नहीं है। अब ये सुनकर दयाशंकर इस बात पे ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस उसको इतना कहता है, मतलब बात पलट देता है वो कि तुम रोज मंदिर आकर भोजन कर सकते हो। अब परमेंदु रोज आता तो है लेकिन खाना ठीक से नहीं खाता है। ये देख तिलोत्मा की नजर उस पे पड़ जाती है और वो एक दिन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या दुख है, दिखने से तो अच्छे घर के लगते हो, तुम्हें संस्कृत के मंत्र वगैरह भी आते हैं, तो पढ़े लिखे होंगे तुम। तिलोत्मा सवाल करती है कि कहाँ तक पढ़े हो। परमेंदु जवाब देता है कि मैंने इकोनॉमिक्स और संस्कृत में मास्टर्स किया हुआ है। तो वो कहती है कि इतने ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम इस तरह ये ठोकर क्यों खा रहे हो। यहाँ पर तिलोत्मा उससे कहती है क्या है बताओ, और चीजें बताओ अपने बारे में। तो वो कहता है कि मेरे माता पिता की मौत के बाद मुझे मकान मालिक ने घर से निकाल दिया क्योंकि मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे। उस वक्त रही होगी मेरी उम्र 18 साल और मेरी बहन की उम्र 12 साल थी। मैंने उसके लिए चोरी की, बर्तन धोए, सब कुछ किया, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। उसकी बीमारी की वजह से मौत हो गई। पर उसके बाद मुझे एक भला आदमी मिला जिसने मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी दिलवाई। सब बढ़िया चल रहा था कि ऑफिस की राजनीति ने मुझे अपना शिकार बना लिया। एक फ्रॉड का इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया गया और मुझे हो गई जेल। 8 साल तक मैं जेल में रहा और वहीं से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। अच्छे बर्ताव की वजह से मुझे वहां से 2 साल पहले ही आजाद कर दिया गया। पर मैं जब बाहर आया तो समझ नहीं आया कहाँ जाऊं। शांति की तलाश में मैं कई आश्रम वगैरह में गया, पर जब यहाँ पहुंचा तो मुझे न जाने कैसा सुकून मिला और मैं यहीं पे थम गया। अब दोस्तों, तिलोत्मा ने खुद काफी दुख सहा था, तो वो परमेंदु की झूठी कहानी सुनकर भावुक हो जाती है। परमेंदु को मंदिर के ट्रस्ट के काम के साथ पंडित के साथ भजन कीर्तन का काम भी देती है। इसी तरह परमेंदु गार्डन वगैरह का काम भी अपने जिम्मे ले लेता है, लेकिन उसका असली निशाना 2nd फ्लोर पर है। इसीलिए वो तिलोत्मा के सामने ऐसे दिखाता है कि उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, तो तिलोत्मा उसको 2nd फ्लोर की लाइब्रेरी का एक्सेस दे देती है। मतलब कहती है तुम कभी भी यहाँ पे आ सकते हो। उसे परमेंदु पर विश्वास हो गया था इसीलिए, और शायद वो उसको 1% पसंद भी करने लग गई थी। लेकिन अब ये सब देखकर दयाशंकर को अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसे किसी अनजान पर विश्वास नहीं है। पर वो तो तिलोत्मा की वजह से चुप है ना, कुछ कर नहीं सकता। तो अब एक दिन दयाशंकर को एक जमीन के केस के लिए वर्धमान जाना पड़ जाता है। तो वो तिलोत्मा से कहता है कि आप भी मेरे साथ चलिए, मुझे आपकी फिक्र रहेगी। तो वो कहती है आप मुझे इन छोटे मोटे जमीन के विवाद से प्लीज दूर रखिए और मेरी चिंता मत कीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही वजह है कि दूसरी मंजिल पर मेरे अलावा कोई नहीं रहता। यहाँ के नौकर भी डरते हैं यहाँ रहने से, और आप भी। तिलोत्मा के इस जवाब से दयाशंकर बड़ा संतुष्ट हो जाता है और वो निकल जाता है अपने काम पे। अब दोस्तों, तिलोत्मा के कहने का क्या मतलब था? मतलब वो दूसरी मंजिल पे क्या है ऐसा कि हर कोई डरता है वहाँ पे जाने से? पता नहीं। खैर, आज दयाशंकर नहीं है तो आज की रात ही परमेंदु के पास बढ़िया मौका है अपने काम को अंजाम देने का। इसीलिए वो अपने पैर में हथियार वगैरह छिपाकर रात के वक्त 2nd फ्लोर की लाइब्रेरी में जाता है, किताब वगैरह रखने के बहाने। तिलोत्मा उसको देखकर उससे सवाल करती कि तुम इतनी रात यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो परमेंदु कहता है कि मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ, जो बात मेरे दिल में दफन है, लेकिन ये पाप होगा, इसीलिए मैं कल ही यहाँ से एकदम जा रहा हूँ छोड़ के। तिलोत्मा कहती है कैसा पाप, कैसा, क्या बोल रहे हो, बोलो। तो परमेंदु कहता है कि जिस स्त्री ने मुझे अपने यहाँ रहने की शरण दी, नौकरी दी, खाना दिया, उसके प्रति मुझे आकर्षित नहीं होना चाहिए। अब ये बात तो तिलोत्मा कब से परमेंदु के मुंह से सुनना चाहती थी, इसीलिए वो परमेंदु के करीब आ जाती है। तभी जोर की बिजली चमकती है और गरज के साथ तिलोत्मा और परमेंदु एक दूसरे से लिपट जाते हैं। परमेंदु तो सफल हो चुका था अपने प्लान में। अब वो तिलोत्मा को अपनी बाहों में उठाकर उसके बेडरूम तक लेके जाता है, जहाँ पर वो असली कृष्णा की मूर्ति संदूक में रखी हुई है। और जैसे ही वो तिलोत्मा के करीब आने वाला होता है, वैसे ही सामने की तरफ देखकर परमेंदु घबरा जाता है। और उसको ऐसे घबराते हुए देखकर जब तिलोत्मा उस तरफ देखती है तो वहाँ पे एक बच्ची खड़ी होती है। तो तिलोत्मा उससे कहती है ये मेरी बेटी शिखा है। और दोस्तों, यहाँ पर पता चलता है कि तिलोत्मा की जो बेटी मर गई थी ये उसी की आत्मा है, जो कि अपनी माँ के पास रहकर उसको बचा रही है, मतलब उसकी रक्षा कर रही है। तिलोत्मा अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारे पिता मुझे बहुत मारते थे, इसीलिए तुमने उनको मार डाला, पर हाल ही में एक रघुवीर नाम के चोर को भी तुमने जान से मार डाला।
क्योंकि वो मुझे मारना चाहता था। लेकिन बेटा, ये परमेंदु है, अच्छा आदमी है, तुम आज क्यों आई हो? मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। तिलोत्तमा के इतने बोलते ही शिखा परमेंदु को एक हाथ से उठाकर बेड से नीचे फेंक देती है, जिससे परमेंदु के छिपाए हुए हथियार तिलोत्तमा को दिख जाते हैं और उसे जवाब मिल जाता है कि परमेंदु भी यहाँ उसके साथ धोखा करने वाला था। अब शिखा की आत्मा परमेंदु को घसीटते हुए बाहर लेके जाती है, फिर उसे उठाकर नीचे फेंक देती है, जो कि इस घर के करीब 200 मीटर के दूर जाकर गिरती है और उसकी भी मौत हो जाती है रघुवीर की तरह। बाकी दोस्तों, इसी के साथ शशिधर की ये कहानी होती है खत्म और अब हमें ये जानने को भी मिलता है कि शशिधर ही परमेंदु है, नीलकंठ ही पानी भूषण है और विभूति भूषण ही तारानाथ है। ये तीनों ही अपनी ही कहानी नाम बदलकर सुना रहे थे। और तो और विभूति भूषण जानता था कि ये दोनों ही परमेंदु और पानी भूषण है, क्योंकि ये तीनों ही जिंदा नहीं है। इन तीनों की आत्माएं हैं दोस्तों, जो कि आपस में कहानी सुना रहे हैं एक दूसरे को। और आज ये तीनों पूर्णिमा की रात को इकट्ठा हुए थे मुक्ति की आशा में, लेकिन शायद तीनों को ही मुक्ति नहीं मिली। और यहाँ पर शशिधर सवाल करता है कि क्या मुझे मुक्ति मिल जाएगी? तो इस पर विभूति भूषण जवाब देता है कि तुमने जो पाप किए उसके कर्म अनुसार तुम्हें दूसरा जन्म मिलेगा और जो किया है वो चुकाना पड़ेगा, पर मुक्ति असंभव नहीं है। बाकी नीलकंठ को भी अगला जन्म मिलेगा ताकि वो एक सच्चे जीवन साथी को ढूंढ सके। विभूति भूषण बोलता है कि मैंने अपनी जिंदगी में साधना को महत्व देने के साथ परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भी निभाया, जिस दौरान पैसे कमाने के लालच की वजह से मैंने कुछ लोगों को ठगा। शायद इसीलिए अभी तक भटक रहा हूँ। मेरा भी दूसरा जन्म होगा ताकि मैं अपनी साधना पूरी कर सकूं, क्योंकि इस साधना के लिए एक जन्म काफी नहीं है। बाकी आज भी मुझे भैरवी मतलब वो तीनों देवियां नजर आती हैं। नीलकंठ और शशिधर, तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुमसे बात कर सकूं। तीनों ही दोस्तों यहाँ पे मुस्कुराते हैं और सुबह होते ही तीनों हो जाते हैं गायब, क्योंकि ये तीनों ही आत्मा है। अब जिस घर में तीनों बैठे थे उस घर में हम मूवी के आखिरी सीन में एक तस्वीर को देखते हैं, जिससे हमें साफ पता चलता है कि विभूति भूषण की मौत उसके बुजुर्ग हो जाने के बाद हुई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे जी और मरने के बाद इंतजार कर रहा है अगले जन्म का, और वो अपनी तंत्र साधना पूरी कर सके, यही सोच रहा है। इसी के साथ ही कहानी खत्म होती है। बाकी दोस्तों, कैसी लगी आपको आखिरी में ये ट्विस्ट? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।